हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणनखंड विधि के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 तक कर चुके हैं, तो आज प्रश्नावली 3.5 हम पढ़ेंगे। अगर इसमें दो समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, क्योंकि आपको पता है कि ये इसका व्यापक समीकरण होता है। दूसरा समीकरण अगर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, तो वज्र गुणनखंड विधि से x y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसमें x y और जो गुणन x y के जो गुणांक हैं और जो कांस्टेंट टर्म है, इन कांस्टेंट टर्म को ऐसे लिख लेते हैं, जैसे x के नीचे b1 b2 c1 c2, y के नीचे इस तरह से c1 c2 a1 a2 और इस तरह से b1 b2 लिख लेते हैं। तो अब इसमें फाइंड कैसे करते हैं, जैसे आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा, इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, ग्राफ पढ़ा, तो यह भी एक सॉल्व करने का तरीका है। तो अब इसमें होता क्या है कि जैसे x अपान b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, इसी तरह से इक्वल्स टू y अपान c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1, इसी तरह से 1 अपान a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। यानी हमारा जो फार्मूला है यह ऐसे मिल जाता है, x इक्वल्स टू b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y अपान c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। अब x अपान यानी इस वैल्यू को 1 वाले के बराबर करके और x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y वाले को फिर इसके बराबर करके हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस तरह से x y की वैल्यू को हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। प्रश्नावली 3.5। अब इसमें आप ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि किसका यूनिक सोल्यूशन है, किसका कोई सोल्यूशन नहीं है, किसके अपरिमित सोल्यूशन है। तो ये 4 पार्ट इसमें दिए गए हैं, तो पार्ट 1 हम उठाते हैं। x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दूसरा समीकरण 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा ना कि इसका अद्वितीय हल है, कोई हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसके लिए आपने पढ़ा हुआ है कुछ पहले का रूल। तो सबसे पहले तो हम a1 b1 c1 ये निकाल लिए, दूसरे समीकरण से a2 b2 c2 निकाल लिया। अब a1 अपान a2 देखिए तो 1/3 हुआ, b1 अपान b2 माइनस 3 अपान माइनस 9 दैट इज 1/3, और c1 अपान c2 इक्वल्स टू माइनस 3 अपान माइनस 2, तो ये 3 अपान 2 हुआ। यहां पर हम देख रहे हैं कि a1 अपान a2 और b1 अपान b2 एक दूसरे के बराबर हैं, बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो जब a1 अपान a2 और b1 अपान b2 बराबर है लेकिन c1 अपान c2 नहीं, तो इसका मतलब है कि इसका कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो इसे वज्र गुणनखंड विधि या किसी विधि से हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड में है समीकरण 1 2x प्लस वाई बराबर 5, तो इसको बना लेंगे 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसी तरह से दूसरा है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, तो इसको बना लेंगे 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इससे दोनों समीकरणों से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, और अब फाइंड करेंगे a1 अपान a2, ये 2/3, b1 अपान b2 1/2, और c1 अपान c2 ये -3 माइनस 2 ये -5/8 आया। तो इस तरह से इसको यहाँ पे निकालने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं कि a1 अपान a2 और b1 अपान b2 यह एक दूसरे के बराबर
नहीं है, तो ये तीसरे खंड की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब a1 अपान a2 और b1 अपान b2 एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कि इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा, अर्थात इसका एक सोल्यूशन होगा। और जब सोल्यूशन अगर होगा तो हमें वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। तो x अपान b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y अपान c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। अब यहाँ पर ये सभी वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो पुट कर देते हैं तो ये x अपान y अपान और 1 अपान मिल गया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x अपान माइनस 8 प्लस 10, y अपान माइनस 15 प्लस 16 और ये 1 अपान 4 माइनस 3। इसे और सिंप्लीफाई करिए तो x बाई 2 इक्वल्स टू y अपान 1 इक्वल्स टू 1 अपान 1। अब यहाँ पर हम x अपान 2 को 1 अपान 1 के बराबर करेंगे तो इससे x इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा, और y अपान 1 को 1 अपान 1 के बराबर करेंगे तो ये मिल जाएगा y बराबर 1। तो इस तरह से हमें आंसर मिल गया x बराबर 2 y बराबर 1। तीसरा पार्ट है 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल्स टू 0, 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल्स टू 0। ये दो समीकरण है। अब इससे हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 फाइंड करते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि a1 अपान a2 और b1 अपान b2 c1 अपान c2 ये सभी बराबर है, और जब ऐसा होता है तो उस स्थिति में इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, अनंत हल होते हैं। तो इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं है, इसका मतलब कि इसको भी हल करने की जरूरत हमें नहीं है। 4 नंबर है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो a1 b1 c1 मिल गया, इससे a2 b2 c2 ये मिल गया। अब a1 अपान a2 b1 अपान b2, तो a1 अपान a2 1 by 3 b1 अपान b2 1, तो a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपान b2। तो जब ये बराबर नहीं होते हैं तो क्या होता है, इसका अद्वितीय हल होगा, और जब अद्वितीय हल होगा तो आपको वज्र गुणनखंड विधि से हल भी करना है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। x अपान b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y अपान c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू जो है ऊपर से इसमें पुट कर देते हैं। तो जब पुट कर देंगे तो आपको ये मिलेगा। आप चिन्ह सहित वैल्यू रखेंगे, क्योंकि बीजगणित में माइनस प्लस की वजह से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो जो वैल्यू रखनी है यह बहुत ही ध्यान से आपको रखनी है कि कहीं पर भी प्लस का माइनस या माइनस का प्लस हुआ तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करने पर ये आपको मिला x अपान 45 माइनस 21 इक्वल्स टू y अपान माइनस 21 प्लस 15 इक्वल्स टू 1 अपान माइनस 3 प्लस 9, और ये हो गया x अपान 24 इक्वल्स टू y अपान माइनस 6 इक्वल्स टू 1 अपान 6। अब x अपान 24 को 1 बाई 6 के बराबर करेंगे तो x बराबर 24 अपान 6 यानी 4 मिल गया, और y अपान माइनस 6 इक्वल्स टू 1 बाई 6, तो इससे मिल गया y इक्वल्स टू माइनस 6 अपान 6 इक्वल्स टू माइनस 1। तो आपका आंसर हो गया x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है फर्स्ट पार्ट कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित से क्या तात्पर्य है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होंगे, अनेक हल होंगे। और इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 और a माइनस bx प्लस a प्लस by इक्वल्स टू 3a प्लस b माइनस 2। तो आइए अब इसे हल करते हैं। तो पहला इक्वेशन हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, और इसे जब आप बना लेंगे तो 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब जो सेकेंड पार्ट में है
ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल्स टू 3a प्लस बी माइनस 2। इसे लेफ्ट ले आते हैं तो ये हमारा समीकरण बन गया दूसरा। अब इन दोनों समीकरणों से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। जब ये वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो ऊपर क्या कहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अनेक हल के लिए क्या होता है, कंडीशन आपने पढ़ा है, तो उसके लिए होता है कि a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इक्वल्स टू c1 अपान c2। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो 2 अपान a माइनस बी इक्वल्स टू 3 अपान a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 7 अपान माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। तो अब यहाँ माइनस से माइनस को काट देंगे आप। तो अब यहाँ पर हम इसे और इसे एक बार बराबर कर लेते हैं, तो 2 अपान a माइनस बी इक्वल्स टू 3 अपान a प्लस बी, सिंप्लीफाई करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 2a प्लस बी बराबर 3a माइनस बी, ये मिला। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब इस तरह से ये हमें मिल जाएगा a माइनस 5b इक्वल्स टू 0। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 3। और अब ये फर्स्ट पार्ट जो है 2 अपान a माइनस बी इक्वल्स टू ये माइनस 7 अपान माइनस 3a प्लस बी माइनस 2, तो यहाँ माइनस को कट कर लीजिए या फिर आप सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मिलेगा, और इस तरह से और सिंप्लीफाई करें तो ये आपको इक्वेशन मिल गया a माइनस 9b इक्वल्स टू माइनस 4, समीकरण नंबर 4। अब इस समीकरण 3 और समीकरण 4 से आपको फाइंड करना है a और b की वैल्यू। तो a की जगह पर पुट कर देते हैं 5b, तो 5b माइनस 9b इक्वल्स टू माइनस 4, यहां मिला माइनस 4b इक्वल्स टू माइनस 4, तो b इक्वल्स टू 1। अब इस b की वैल्यू को समीकरण 3 में रख देते हैं, तो इसमें है a माइनस 5b बराबर 0, तो a बराबर 5b अर्थात a की वैल्यू हो गई 5। तो आपका आंसर हो गया a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 1। सेकेंड पार्ट इसका है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। क्या है समीकरण, 3x प्लस वाई बराबर 1, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 2k प्लस 1। तो समीकरण एक आपका क्या बना, 3x प्लस वाई बराबर 1, इसे आप ऐसे बना दीजिए 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दूसरा बन जाएगा 2k माइनस 1 एक्स प्लस k माइनस 1 वाई इक्वल्स टू 2k प्लस 1, और स्टैंडर्ड फॉर्म में बना देंगे तो ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इस तरह से आपने a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड कर लिया। तो जब ये फाइंड कर लिया तो क्या कहा है कि कोई हल नहीं है। तो कोई हल के लिए क्या कंडीशन होती है, कोई हल नहीं होने के लिए कंडीशन होती है कि a1 अपान a2 और b1 अपान b2 बराबर होने चाहिए, लेकिन c1 अपान c2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 3 अपान 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपान k माइनस 1, और इसे सिंप्लीफाई करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 3k माइनस 1 इक्वल्स टू 2k माइनस 1। अब k को एक तरफ कर लीजिए, तो जब k को एक तरफ कर लेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 3k माइनस 2k, और ये माइनस 3 जब उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से 3k माइनस 2k बराबर माइनस 1 प्लस 3 अर्थात k बराबर 2। तो यहां पर इस इक्वेशन के लिए हमें प्राप्त हो गया k बराबर 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणनखंड विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। तो आपका ये समीकरण बनेगा 8x प्लस 5y बराबर 9, इसे बना लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, इसका स्टैंडर्ड बनेगा 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपने प्राप्त कर लिया। तो क्या करना है आपको, x अपान y अपान और 1 अपान वैल्यू पुट कर देना है। इसमें आप वैल्यू इसको पुट कर लीजिए, पुट करने के पश्चात आपको x की वैल्यू 2 माइनस और y की वैल्यू माइनस
y की वैल्यू 5। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब हमने जितना तरीका अब तक पढ़ा हुआ है उसमें से किसी भी विधि का प्रयोग करके और इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है रुपया 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए रुपया 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए मान लेते हैं कि छात्रावास का जो नियत किराया है वह x रुपया है और प्रतिदिन भोजन का y रुपया है। तो अगर छात्र ए जो है 20 दिन भोजन करता है तो उसको कितना देना पड़ेगा। ए के लिए, विद्यार्थी ए के लिए नियत रुपया x हो गया और 20 दिन भोजन किया तो 20 y हो गया और मिलाकर कितना हुआ 1000। तो इसका मतलब हो गया कि x प्लस 20y बराबर 1000। तो ये बन गया समीकरण नंबर 1। इसी तरह से विद्यार्थी बी के लिए, बी जो है वह 26 दिन भोजन करता है तो नियत किराया x रुपया और एक दिन का y, तो 26 दिन का 26y और इसको कितना देना पड़ा 1180। तो ये हो गया x प्लस 26y बराबर 1180, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। देख रहे हैं इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो अगर हम समीकरण 1 से 2 को या 2 से 1 को घटा दें तो x कट जाएगा। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देते हैं। तो दूसरा समीकरण है x प्लस 26y बराबर 1180, x प्लस 20y 1000, घटा दीजिए, ये माइनस साइन हो गया। घटाने में क्या करते हैं, साइन चेंज होता है ना, तो ये साइन चेंज हो गया। अब ये x जो है ये 26y, ये x जो है यहाँ पर ये कट जाएगा। जब कट जाएगा तो 6y बराबर 180, ये यहाँ पर x कटा है, ये गलती से लाइन इस पर आ गई है, x कटा है, 26y में से 20y बचेगा तो ये 6y बराबर 180, तो y बराबर 180 बटा 6 यानी y की वैल्यू 30 आ गई। इसी तरह से अब समीकरण 1 से जब इसमें पुट कर देंगे तो x बराबर 1000 माइनस 20y हुआ तो y का मान 30 है, तो ये 600 हो गया, 1000 में से 600 निकल गया, x बराबर 400। तो इस तरह से छात्रावास का नियत किराया हो गया 400 और प्रतिदिन भोजन का 30 रुपया हो गया। सेकंड पार्ट है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो चलिए मान लेते हैं कि भिन्न x अपान y है। तो पहले शर्त के अनुसार क्या है कि 1/3 हो जाती है, कब, जब उसके अंश से 1 घटाते हैं। तो x कितना है, अंश जो x है तो x में से 1 घटा दीजिए तो x माइनस 1 अपान y बराबर 1/3। अब इससे इक्वेशन बना लीजिए तो 3x माइनस 3 बराबर y। अब ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब जो है सेकंड में कह रहा है कि 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ देते हैं। तो हर y है तो x अपान y प्लस 8 बराबर 1/4। अब इससे इक्वेशन बन गया 4x बराबर y प्लस 8 अर्थात 4x माइनस y बराबर 8, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। तो घटाने में क्या करते हैं, घटाने में बीजगणित के घटाने में नीचे का साइन चेंज होता है, साइन चेंज कर दीजिए। यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। अब यहाँ पर ये y क्या होगा, कट जाएगा। तो 4x में से 3x जाएगा तो कितना बचा, x बचा और 8 में से 3 गया 5, तो x का मान निकल गया। अब समीकरण 1 से y बराबर 3x माइनस 3 है तो इसे पुट कर देते हैं। तो y बराबर 3 × 5 = 15 माइनस 3 यानी y बराबर 12। तो जो भिन्न है वह भिन्न कितनी हो गई, 5/12। तीसरा पार्ट है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए
जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो आपको पता ही है कि कोई भी टेस्ट आप दे रहे हैं तो 100% करेक्ट तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो गलती हो ही जाती है। तो मान लेते हैं कि यश ने जो है एक्स प्रश्न सही किया और वाई प्रश्न गलत किया। तो अगर सही पर 3 अंक मिलते हैं तो एक्स प्रश्न अगर सही किया तो कितने मिलेंगे? 3x मिलेंगे। और वाई अगर गलत किया तो 1 अंक कट रहा है तो 1 इंटू वाई गलत होगा और मिला कितना? 40 अंक मिला। तो इसका मतलब हो गया कि 3x माइनस वाई बराबर 40। अब कह रहा है कि अगर सही पर 4 अंक मिलते तो 4x हो जाता और कटता कितना? 2y। तो दूसरे कथनानुसार 4x माइनस 2y बराबर 50। अब ये दो समीकरण हमें प्राप्त हो गए। अब इन दोनों समीकरणों से आप देख रहे हैं कि अगर इस माइनस वाई में अगर हम यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये इसे कट जाता। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं और 2 से गुणा करके। तो चलिए ये आ गया 4x माइनस 2y बराबर 50 और ये 6x माइनस 2y बराबर 80। अब इसे घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो बीजगणित घटाने में क्या होता है? साइन चेंज होता है। साइन चेंज कर दिया आपने। अब ये माइनस 2y है, ये प्लस 2y है, तो क्या होगा? कट जाएगा। तो बचा क्या? यहां बच गया माइनस 2x बराबर माइनस 30, x बराबर 50। इस x का मान रख देंगे आप तो y बराबर 3x माइनस 40, तो y बराबर 5 आ गया। तो x प्रश्न उसने सही किया था और y गलत किया था। तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? x प्लस वाई। तो जब x प्लस वाई हो गई अर्थात 15 5 20, यानी टोटल प्रश्न कितने थे? 20 क्वेश्चन थे। अगला पार्ट है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। दोनों कारों की चाल अलग अलग है। बीच की दूरी ए से बी के 100 किलोमीटर है। तो अगर हम ये मान लेते हैं कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जब जो है कारें एक ही दिशा में चल रही हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी घट जाएगी ना। तो x माइनस वाई बराबर ये दूरी बटा समय। तो ये आ गया बी, समीकरण नंबर ए। इसी तरह से जब वो विपरीत दिशा में चलती हैं तो x प्लस वाई एक और ये 100 बटा 1 यानी ये हो गया 100। तो x प्लस वाई बराबर 100, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करिए। तो एक समीकरण आपका x माइनस वाई बराबर 20 है और दूसरा x प्लस वाई बराबर 20 है। क्या किया जाए? जोड़ दिया जाए। चलिए जोड़ देते हैं। जब जोड़ देते हैं तो ये प्लस वाई है और ये माइनस वाई है, क्या होगा? कट जाएगा। तो x और x मिल करके 2x बराबर 120, तो x बराबर 60 आ गया। अब इस x का मान जो है, जो समीकरण 1 था x माइनस वाई बराबर 20, उसमें पुट कर देते हैं। जब इसमें पुट कर देते हैं तो ये y बराबर x माइनस 20, तो इस तरह से 60 माइनस 20 यानी y बराबर 40। अर्थात एक की चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये पांचवा पार्ट है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए से मतलब क्या हुआ कि आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि आयत की लंबाई जो है x है और चौड़ाई y है। तो जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है तो कितनी हो जाएगी? x माइनस 5 हो जाएगी और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तो कितना हो जाएगा? y प्लस 3 हो जाएगा। और उसका क्षेत्रफल कितना होगा?
उसका क्षेत्रफल जो है x इंटू वाई होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 बराबर क्षेत्रफल एक्स वाई हो गया, और इतना कम हो गया, कितना कम हुआ 9। तो अब ये x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 बराबर एक्स वाई माइनस 9 हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जब ये गुणा करेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि इधर भी आ गया एक्स वाई माइनस प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9। अब एक्स वाई दोनों तरफ है, तो जब दोनों तरफ है तो ये जो है दोनों तरफ से कट जाएगा। जब कट जाएगा तो ये बच जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 6, समीकरण नंबर 1। फिर सेकेंड पार्ट में क्या कर रहा है कि यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, तो यानी दूसरे कथनानुसार हो गया लंबाई x प्लस 3 हो गई और चौड़ाई y प्लस 2 हो गई, और क्षेत्रफल पहले कितना था एक्स वाई, लेकिन अब कह रहा है कि ये 67 इकाई बढ़ गया, तो एक्स वाई प्लस 67 हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी फिर वैसे ही हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। अब यहां पर भी आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो है ये एक्स वाई है, तो ये दोनों तरफ एक्स वाई क्या होगा, कट जाएगा। जब कट जाएगा तो ये मिल जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 61, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों से आप देख रहे हैं कि आपको सॉल्व करना है, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर लेते हैं और 2 में 5 से गुणा कर लेते हैं, तो y वाला टर्म जो है बराबर हो जाएगा। जब y वाला टर्म बराबर हो जाएगा तो उस स्थिति में आप क्या करें, जोड़ दिया जाए। चलिए जोड़ देते हैं, तो ये माइनस 15y प्लस 15y क्या हुआ, कट गया। तो अब ये 10 और 9 19, ये 19x बराबर इधर हो गया 323, तो x बराबर हो गया 323 बटा 19 बराबर 17, x का मान मिल गया। अब इस x का मान जो हमारा समीकरण है 3x माइनस 5y बराबर 6, तो इससे हो जाएगा 3x माइनस 6 बराबर 5y, तो 5y बराबर 3 इंटू 17 माइनस 6, तो 5y बराबर हो गया 51 माइनस 6, तो 5y हो गया 45, यानी y बराबर 9। तो इस तरह से x का मान कितना मिला, 17 मिला, और y का मान 9 मिला, अर्थात आयत की लंबाई 17 मीटर या 17 यूनिट कह सकते हैं, और इसकी चौड़ाई 9 मीटर अर्थात 9 यूनिट मिली। तो इस तरह से आपने इसमें आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर ली।